आज हम लोग अध्ययन करेंगे ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इसके लिए फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, उसको हम लोग समझेंगे। तो ई कहने का मतलब है कि ईएमआई समझने के पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को समझना होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस। जैसे मान लीजिए कि ये एरो वाला जो है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड ये जो सरफेस है, सरफेस से परपेंडिकुलर पास कर रहा है। तो अब इस सरफेस से परपेंडिकुलर मतलब ये सरफेस है, जैसे ये सरफेस है इसके परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरह। तो इस तरह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही है? दो। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन के लिए फाई सफिक्स बी लगा देते हैं, यानी कि ये फाई सफिक्स बी का मतलब हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हुआ? दो हुआ, एक और दो। ये सरफेस के तरफ परपेंडिकुलर है। एक स्थिति और लेते हैं, मान लीजिए थोड़ा सा ये कम दिखाई देता होगा, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से बना दे रहे हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो फ्लक्स का परिभाषा जो मैंने अभी बताया मैग्नेटिक फ्लक्स का, कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू ए सरफेस, मतलब परपेंडिकुलर के सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही हो वही फ्लक्स होगा। यानी कि फ्लक्स को लिखते हैं हम फाई बी से। तो यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो पास कर रही है, तो फ्लक्स दो हुआ। एक सिचुएशंस लेते हैं कि मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बढ़ा देते हैं। तो बढ़ा देते हैं तो ये जो फील्ड लाइन होगी वो पास पास हो जाएगी, तो इसमें से पास करने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी उसकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने इंक्रीज कर दिया। तब अगर हम फ्लक्स की बात सोचेंगे तो ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कितनी मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो फ्लक्स हुआ वो 4 हो गया। अब एक तीसरी सिचुएशन हम ले रहे हैं कि मान लीजिए कि हमने सरफेस के एरिया को इंक्रीज कर दिया।
ये एरिया को इंक्रीज कर दिया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ज़्यादा पास करेगी। यहाँ सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो ज़्यादा पास करेगी। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 6 हो जाएगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो वो सरफेस के परपेंडिकुलर ही पास करे। जैसे कल्पना कीजिए कि ये आपका सरफेस है। सरफेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे लेते हैं, वो भी क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। आज से समझ लीजिए कि एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसकी डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई ये प्लेन है तो एरिया वेक्टर इसके ऐसे परपेंडिकुलर हो जाएगा या इस तरह से हो जाएगा, ऐसे है तो इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा या इस तरह से परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया वेक्टर। तो मान लीजिए कि ये अगर एरिया वेक्टर है सरफेस के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हमने पास करा दिया इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है इसको इस तरह से पास करा दिया, तो यहाँ पर हम फ्लक्स देखेंगे तो फ्लक्स का मतलब है कि फ्लक्स उसी को कहा जाएगा जो सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो। तो मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है तो ये बी वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो क्या है, वो आपका जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर। तो फ्लक्स के लिए जो हम नियम बना फ्लक्स के लिए, तो ये फ्लक्स के लिए नियम बना कि पहला चीज है कि ये जो फ्लक्स है डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड और ये फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। ठीक है, एरिया वेक्टर पे। तो मान लीजिए कि जनरली अगर फ्लक्स की बनाना हो तो इसको हम लिख सकते हैं फ्लक्स प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो बी ए हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट का मान जो होता है वो 1 होता है तो फ्लक्स इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर इसको मान लीजिए कि वेक्टर में ले रहे हैं, ये वेक्टर है बी वेक्टर और एरिया वेक्टर, तो यहाँ वेक्टर का साइन लगा देंगे। तो ये आपका क्या मिला, फ्लक्स का जो मिला वो मिला बी वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। इस परिभाषा, ये इस एक्सप्लेनेशन के अनुसार जो फ्लक्स होगा इस फ्लक्स के लिए क्या लिखेंगे, फाई बी बराबर क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, क्योंकि बी फ्लक्स का वो कंपोनेंट जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो वो बी कॉस थीटा है। और एरिया वेक्टर तो यानी कि बी ए कॉस थीटा। थोड़ा सा इसको और अरेंज करेंगे तो फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे,
बी ए कॉस थीटा, ठीक है। अब बी ए कॉस थीटा को हम लोग लिखते हैं वेक्टर बी डॉट ए, तो ये फ्लस्क हुआ। अब साथ में ये है कि ये थीटा जो है, ये थीटा बना रहा है एरिया वेक्टर और ये मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो थीटा एंगल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। तो फ्लक्स के बारे में समझ गए। जनरली तौर पर यही समझना है कि सरफेस के परपेंडिकुलर जो फील्ड लाइन जा रही हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। तो जो डिफिनेशन है वो द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको देख लीजिए तो मिटा के फ्लक्स का डिफिनेशन लिख दे रहे हैं। क्योंकि फ्लक्स समझने के बाद ही EMI समझ में आएगा। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्लस का डिफिनेशन होगा द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन passing perpendicular through passing perpendicular through a surface area, surface area, ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स का डिफिनेशन हुआ। और इसकी जो फॉर्मूला होती है अभी हमने देखा, फाई बी इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो अगर इसकी SI यूनिट की बात कर ली जाए तो ये टेस्ला होता है। और ये क्या है, एरिया है, तो ये आपका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसकी जो SI यूनिट होगी उसको लिखेंगे टेस्ला मीटर स्क्वायर, या वेबर भी कहा जाता है, इसको वेबर भी लिखा जाता है, लेकिन SI यूनिट जो है वो क्या है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। बात है कि ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो ये फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। क्योंकि बी डॉट ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी वेक्टर डॉट ये वेक्टर, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो स्केलर होता है। और बाकी फ्लक्स के बारे में अच्छा तरह से हम समझा दिए और इसका ये डिफिनेशन लिख दिए, फ्लक्स क्या होता है ये भी हम लोग समझ लिए। तो इसको देख लीजिए, तो इसको मिटाएंगे।
अब चलिए समझना है ईएमआई। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमआई का मतलब होता है कि किसी चालक के किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस चालक के सिरों पर, ठीक है, या सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रेरण, इसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। और डिफिनेशन यही होगा। फिर से डिफिनेशन को सुन लीजिए कि किसी चालक के किसी प्रतिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उसके सिरों के बीच विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ, विद्युत वाहक बल, वाहक बल, ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इस पर जो है वो फैराडे साहब ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इसको यहीं समाप्त करते हैं और अगले में इसकी चर्चा करेंगे हम।